आज मैं क्लास 6 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्चुअली सिविक्स को अब एसपीएल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब इसके पहले कि हम इस चैप्टर को समझें, पहले हम ये समझेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी कई चीजें एक साथ होना लेकिन फिर भी वो एक हों। जैसे एक गुलदस्ते में क्या होता है, कई तरह के फूल होते हैं लेकिन वो एक गुलदस्ता कहलाते हैं, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, वो एक यूनिट के रूप में, गुलदस्ते के रूप में। तो उसी तरह से हम अपने देश की जो विभिन्नता है, डाइवर्सिटी, उसको समझेंगे। तो हम सभी, अब देखिए, हम सब एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, है ना। देखने में भी कई भिन्नताएं हमारे अंदर मिलती है, जैसे भाषा की विभिन्नता। इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक जो है विभिन्नता, वो भी अलग होती है। हमारे धार्मिक रीति रिवाज वो भी अलग होते हैं। तो ये हमें विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी देते हैं। बाह्य रूप से हम एक से दिखते हैं, हालांकि पूरी तरह से वो भी एक से नहीं दिखते, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक भाषाई है ना, और ये है विभिन्नता है, यही है डाइवर्सिटी। हम विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड धार्मिक हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई उत्तर भारत से, कोई दक्षिण भारत से, इस तरह से। अब इंडिया में डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, आपको पता है, नॉर्थ इंडिया की भाषा अलग है, साउथ की भाषा अलग है ना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, नॉर्थ और साउथ के फूड हैबिट्स डिफरेंट है, उनमें डिफरेंस है काफी ज्यादा। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं, है ना। ओणम कहीं मनाया जाता है, कहीं पोंगल मनाया जाता है, तो कहीं दिवाली, दशहरा। तो ये विभिन्नताएं हमारे अंदर हैं। इसके अलावा धार्मिक रूप से भी हम अलग हैं, जैसे किसी का कोई धर्म है तो किसी का कोई धर्म है। मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप भी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो एक डाइवर्सिटी है धार्मिक मामलों की, है ना। जैसे भाषाई मामलों की है, क्षेत्रीय आधार पर है, तो इस तरह से। अब सैकड़ों वर्ष पूर्व जब मनुष्य दूसरे देशों में जाता था, तो नए देश की खोज, नए जगहों में जाना, है ना, नए जगह पर रहने के लिए, इसके अलावा व्यापार के लिए, या नए देशों को खोजने के लिए, है ना, इसलिए वो जाता था, यात्रा करता था। वो कई मामलों में वहीं रहने लग जाता था, वहां का रहने वाला हो जाता था। ठीक है, या मान लीजिए उनके जहाँ वो रहते थे उन जगहों पर प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप, बाढ़, सूखा आ गया, तो दूसरी जगह में चले जाते थे और वहीं पे परमानेंटली रहने लगते थे अपना घर छोड़ के। या काम की तलाश में भी, पुराने समय में भी काम की समस्या थी, है ना, ऑक्यूपेशन जॉब्स के लिए लोग दूसरी जगह जाते थे। अब नई जगह जब जाता था वो, तो वो अपने आप को बदल लेता था, पूरी तरह से नहीं बदलता था, उसकी पुरानी चीजें तो कंटिन्यू रहती थी, पुरानी परंपराएं, पुरानी सोच, पुराने त्योहारों को मनाने का तरीका, लेकिन नई जगह पे जो नए लोगों के साथ जो है वो भी उसका उसको अपना लेता था। जैसे उनके संगीत अपनाना, उनके खान पान की आदतें अपनाना, ठीक है, उनके धर्म को कुछ हद तक अपनाना, नए, तो दोनों का एक मिक्सचर तैयार हो जाता था और ये एक नई प्रकार की संस्कृति को जन्म देता था। ठीक है, तो ये इंटरमिक्सिंग कहलाता था, यानी दो संस्कृतियों का, भाषाओं का इंटरमिक्सिंग होना, आपस में मिलना, और फिर एक नए प्रकार के कल्चर का जन्म होता था। तो ये एक प्रकार की पॉजिटिव स्टेप था, क्योंकि कुछ नया बन रहा था दो को मिला के। अब इतिहास हमें ये बताता है कि संस्कृति जो है किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है ना। धर्म अपने इतिहास, अपने ऐतिहासिक खासियतों के कारण धर्म जो है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ का इतिहास है वो धर्म से गहरे रूप से जुड़ा रहता है। अब अपने क्षेत्र का भूगोल भी वहाँ को प्रभावित करता है। भौगोलिक बनावट का भी लोगों के विभिन्न विभिन्न होने पर असर पड़ता है। जैसे पहाड़ों में जीवन दूसरा होता है, मैदानों में जीवन दूसरा होता है, उनकी खान पान की आदतें हैं ना। तो ये जो है विभिन्नता, भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों फैक्टर्स जो है लोगों के ऊपर असर डालते हैं उसमें विभिन्नता लाने में भी। ठीक है, अब लोगों के वस्त्र पहनने का तरीका हो, चाहे खान पान की आदतें हों, ये तो अलग अलग होती ही हैं। उनके जीवन यापन का तरीका भी अलग हो सकता है ना। जैसे शहर के लोग गांव के लोगों पर निर्भर करते हैं साग भाजियों के लिए या फसलों के लिए, अनाज के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं उगा पाते, या दूध के लिए जो गांव से सप्लाई उसकी जाती है शहरों में। तो इस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस भी है।
तो ये कहला गई हमारी डाइवर्सिटी, है ना। तो इंडिया में डाइवर्सिटी है क्योंकि एक बहुत पुराना देश रहा है इंडिया, और यहाँ पर बहुत से लोग बाहर के लोग आके बस गए हैं, है ना। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न भाषाई ग्रुप के, है ना। इस तरह से अब पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी तो है लेकिन फिर यूनिटी भी है। तो भारत की यूनिटी सदैव इसकी ताकत रही है। जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो विभिन्न संस्कृतियों के, धर्मों के, विभिन्न भाषा में बोलने वालों के लोगों ने, स्त्री पुरुष ने आपस में मिल के उन्होंने, और उनकी क्षेत्रीय पृष्ठभूमि भी अलग थी, अलग अलग क्षेत्रों से थे, कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई साउथ था, साउथ इंडिया का था, लेकिन उन्होंने मिलजुल के ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी का सक्रिय रोल रहा है ना। उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सबने बराबर का सहयोग किया, सारे भेदभावों को भुला करके। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारी ताकत रही है। अंग्रेजों ने सोचा कि क्योंकि ये डाइवर्स हैं यानी अलग अलग हैं तो इनको तोड़ना आसान होगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, सभी लोग मिल गए, ठीक है। और उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से डाइवर्सिटी उनकी ताकत है, ना कि कमजोरी। और उन्होंने एक होके अंग्रेजों के खिलाफ भारत में कई आंदोलन छेड़े, अलग अलग लीडर्स के अंडर में, और फिर आखिरकार अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। अब जो गीत हैं या दूसरे सिंबल्स हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बने थे, वे हमें लगातार इस बात की याद दिलाते हैं कि हम अनेक तो हैं लेकिन फिर भी एक हैं, और अनेकता का हम सम्मान करते हैं, है ना। क्योंकि एक ही सी चीज होगी तो नीरस सी लगने लग सकती है, लेकिन उसमें भिन्नता होगी, कई रंग के फूल होंगे, है ना, तो अच्छा लगेगा। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिखी थी, है ना, उसमें वो कहते हैं कि भारत की एकता बाहर से थोपी गई नहीं है, ये भारतीय लोगों के अंदर में एकता है। दरअसल भारतीय लोगों में जो एकता मूल में है उनके अंदर में है, और अलग अलग धर्मों के प्रति जो सहिष्णुता रही है, विश्वास है, उसका पालन पुराने समय से ही किया जाता रहा है, बिना किसी के कहे, बिना किसी के समझाए। तो यूनिटी और डाइवर्सिटी भारत की एक स्ट्रेंथ रही है ना। ये शब्द भी उन्हीं ने गढ़ा था अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। अब इसी चैप्टर में समीर एक और समीर दो आए हैं, तो उनके बारे में हम डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे विभिन्न है ना। हालांकि दोनों का नाम समीर है, लगता एक सा है, लेकिन वो दोनों भिन्न है। जैसे भाषा के आधार पर एक की भाषा परिष्कृत थी, मंझी हुई थी, दूसरा बेचारा टूटी फूटी बोलता था, एक इंग्लिश बोल पाता था, दूसरा हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता था। धर्म के आधार पर एक समीर हिंदू था, दूसरा मुस्लिम था, तो ये एक भिन्नता होगी। शिक्षा, एक अशिक्षित था, अखबार बेचता था, दूसरा पढ़ा लिखे वर्ग से था। इसके अलावा साधनों की गरीबी, एक के पास धन था, दूसरे के पास नहीं था। इस तरह से कई विभिन्नताएं थी, यानी कि डाइवर्सिटी थी, लेकिन वो थे इंडियन। अब असमानता तब आती है जब एक व्यक्ति को किसी संस्था का और किसी योजना का लाभ नहीं लेने दिया जाता, है ना। दूसरे को जो मिलता है उसको नहीं मिलता, जो इसका अधिकार है। तो इससे असमानता आती है, गरीबी आती है, पिछड़ापन आता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में जाति प्रथा एक असमानता का द्योतक रहा है, क्योंकि पुराने समय से लोगों के साथ अनावश्यक भेदभाव किया जाता रहा है। हालांकि जाति प्रथा का शुरुआत में शायद इसे अलग अलग कामों के बांटने के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में ये इतनी रूढ़ हो गई कि एक समस्या बनती गई, इससे लोगों को तकलीफ होती गई। तो जाति प्रथा एक प्रकार का असमानता है, बाद में संविधान ने इसे, है ना, इसके जो मान्य इसको नहीं किया। अब केरल और लद्दाख दो जगह का भौगोलिक डिफरेंस जो है हम देखेंगे, तो आपको पता है कि केरल जो साउथ इंडिया में है ना, और लद्दाख एकदम नॉर्थ में है, एकदम ठंडा इलाका है। लेकिन फिर भी दोनों में, हालांकि भौगोलिक रूप से यानी ज्योग्राफी में दोनों डिफरेंट है, एकदम नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज के पास है, दूसरा एकदम साउथ इंडिया में, लेकिन दोनों की इतिहास और संस्कृतियां समान है, ठीक है। उसका कॉमन फैक्टर्स उनमें है, जैसे दोनों में चीनी और अरब व्यापारी आते रहे हैं, है ना, दोनों ही प्रदेशों में। केरल जो है उसकी स्थिति के कारण वहां पर मसालों का प्रचुर, बहुत ज्यादा मसाले उगाए जाते रहे। तो लद्दाख में ऊन है, भेड़ वगैरह पाए जाते रहे, तो ऊन की बहुत आयत है वहां पर। इस प्रकार इतिहास और भूगोल किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन से एक गहरा जुड़ाव होता है, तो ये इनके बिना वो नहीं चल सकते। इतिहास तो जुड़ा ही रहता है वहां के साथ 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 उस स्थान का भूगोल भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, और इस तरह से भारत में अनेकता में
एकता है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है और दुनिया में बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कहीं से लाई गई नहीं है कि हमने बाहर के लोगों को बुला के बसा लिया हो, नहीं, ये नेचुरली जो लोग आते रहे हैं, यहाँ बसते रहे हैं, वो है एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। थैंक यू।